शुरुआत होती है डोंग हाई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से, जहां पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर लिन मू अपने टेस्ट पेपर को देखकर काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था और शिकायत कर रहा था कि ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक उसी वक्त क्लासरूम में लड़कियों का एक ग्रुप एंट्री लेता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। स्टूडेंट्स फौरन उनमें से एक को पहचान लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि वो कितनी क्यूट है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि भले ही वो एक फ्रेशमैन है, लेकिन वो इस कैंपस की क्वीन है। उस लड़की का नाम था डूशिया, जिसे खुद को मिल रही इस अटेंशन से कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस क्लास में क्यों है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सोफोमोर्स यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। बाद में पता चलता है कि उसकी सगाई यहीं के किसी लड़के से हुई है, जिसे उसके दोस्त काफी बोरिंग मानते हैं। आखिर में वो लड़की खुद कहती है कि उस कचरे से शादी करने से बेहतर तो वो जिंदगी भर अकेली रहना पसंद करेगी। वो सब चलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की डेस्क के पास आकर रुक जाते हैं, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड्स की मौजूदगी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी उनमें से एक लड़की आगे बढ़ती है और वहां जाने लगती है जहां वो लड़का बैठा था। उसका ध्यान खींचने के लिए वो लड़की पूरी ताकत से उसकी डेस्क पर हाथ पटकती है। वो चाहती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी सीट पर बैठे, लेकिन लिन मू जवाब देता है कि पीछे बहुत सारी खाली डेस्क पड़ी हैं जहां वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन उस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका तो असूल ही यही था कि उसे बस यहीं बैठना है। वो लड़की तुरंत नोटिस कर लेती है कि हमारा हीरो इतनी सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। वो उसे ताना मारती है कि जब उसे कुछ आता ही नहीं तो उसने पहली डेस्क लेने की हिम्मत कैसे की, जबकि ये उसके लिए जरूरी भी नहीं है। वो लड़का इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बदकिस्मती से वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने डू श्याओ यू की तरफ देखा, जो उसके सामने हो रही इन सब चीजों को लेकर पूरी तरह बेपरवाह थी। उसी वक्त उनकी बातचीत में कोई और दखल देता है और हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखता है। ये उसका ही एक क्लासमेट था, जिसे लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट पूरी करना जरूरी है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट को एहसास हो गया कि वो इस तरह के प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, इसलिए वो अपनी जगह बदलने के लिए अपना सामान पैक करने लगा। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कैसे वो हताश लूजर अपनी डेस्क छोड़कर जा रहा है। वो डू श्याओ यू के पास से गुजरा और उसकी तरफ एक नजर डाली, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। फिर भी उस लड़की में तीखी आवाज में बात की और बड़ी नफरत के साथ प्रोटैगनिस्ट को डरपोक कह दिया। उसकी दोस्त को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हीरो जैसा कोई लड़का डोंग हाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सका है, और उसे शक था कि इसकी जरूर कोई जान पहचान होगी। असलियत में डू श्याओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लड़का कहाँ पढ़ता है, जब तक कि वो उसके साथ अपनी सगाई तोड़ सके। सीन शिफ्ट होता है और अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद लिन मू शहर की शाम वाली सड़कों पर अकेला चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अपनी होने वाली मंगेतर के लिए कोई फीलिंग्स ना होने के बावजूद उस लड़के के लिए इस तरह का एटीट्यूड बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो अपने दिमाग से उस पल को निकाल नहीं पा रहा था जब उस लड़की ने बड़ी बेरुखी से उसे डरपोक कहा था। वैसे तो वो लड़का खुद भी इस सगाई से खुश नहीं था, क्योंकि ये सब उसके पेरेंट्स ने अरेंज किया था। मेन कैरेक्टर ने फैसला किया कि वो इन सब प्रॉब्लम से अपना दिमाग खराब नहीं करेगा। वो बस घर जाकर ये देखना चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर कैसे हैं। टैक्सी में बैठे हुए उसने उम्मीद की कि वो बूढ़े इंसान अब पहले से बेहतर होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो लिन फैमिली के मैंशन पर पहुंच गया, जो देखने में काफी शानदार और बड़ा लग रहा था। लिन मू दरवाजे के करीब गया और उसने अपने ग्रैंडफादर को आवाज देकर बताया कि वो घर आ चुका है। वो लड़का अंदर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत उन चिल्लाने की आवाजों को पहचान लिया और अंदाजा लगा लिया कि उसकी फैमिली फिर से झगड़ा कर रही है। प्रोटैगनिस्ट को ना चाहते हुए भी नोटिस किया कि उसके सारे रिश्तेदार पहले से ही वहां जमावड़े में मौजूद थे। वहां का माहौल तुरंत भारी हो गया, हर कोई जैसे जम था और वहां एक ऐसी घुटन भरी खामोशी थी जो अनकही शिकायतों से भरी हुई थी। उस लड़के को ग्रीट करने वाली पहली इंसान लिन रॉन आंटी थी, जिन्होंने समझाया कि दादाजी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। लिन मू को इस खबर से कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया कि वो अपने रूम में जा रहा है। वो चुपचाप उन आदमियों के पास से गुजरा जो सोफे पर खामोश बैठे थे। आवाज उठाने वाला पहला शख्स लिन यीताई का बड़ा अंकल था, जो इस बात से नाराज था कि उसका भतीजा तमीज तहजीब पूरी तरह भूल चुका है और उन्हें नमस्ते तक नहीं कर रहा। दूसरा अंकल, जिसका नाम लिन वाई था, उसे तो ये भी नहीं लगता था कि उन्हें इस लड़के की देखभाल करनी चाहिए। उसने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि वैसे भी प्रोटैगनिस्ट के पास जीने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले दिन लंच के टाइम पर लिन मू अपने ग्रैंडफादर से मिला और उसने उन्हें बताया कि वो कुछ दिनों के लिए क्लासेस अटेंड नहीं करेगा ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। ग्रैंडपा जाहिर तौर पर इस खबर से काफी खुश हुए कि उनका पोता उनके साथ ज्यादा वक्त बिता पाएगा, लेकिन वो लड़का उस बूढ़े इंसान की हालत को लेकर बहुत दुखी था, क्योंकि जब से हमारे हीरो के मॉम डैड गुजरे थे तब से ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब चल रही थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। तभी आंटी ने उनकी बातों को बीच में रोका और कहा कि लिन मू और ग्रैंडपा को अब डिनर के लिए चलना चाहिए। बस कुछ ही मिनटों में पूरी लिन फैमिली एक ही टेबल के चारों तरफ जमा हो चुकी थी। सबसे पहले बोलने वाले अंकल लिन यीताई थे, जिन्होंने फैसला किया कि वो सारे जरूरी मुद्दों पर एक साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोग जल्द ही एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के फैसले लेने की अथॉरिटी नहीं मिली है, जबकि हाल ही में प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। उस आदमी को लग रहा था कि अब सही समय
समय आ गया है कि ऑक्शन डिपार्टमेंट को उसकी देखरेख में दे दिया जाए। वहीं दूसरे भाई को लगा कि अगर लिन यी ताई को ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत है तो उन्हें ऐसे मामलों में शामिल ही नहीं होना चाहिए, और उसने अपनी मदद ऑफर की। इस पॉइंट पर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला कि उसका पेट भर गया है, इसलिए वो अपने रूम में जा रहा है। किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो लड़का टेबल छोड़कर चला गया है, क्योंकि ऑक्शन हाउस को लेकर वहां एक जोरदार बहस छिड़ चुकी थी। लिन मू अपने रूम में गया और उसने गहरी सांस ली, क्योंकि वो उस शोर शराबे को सुन सुनकर पक चुका था। हमारा हीरो बालकनी में गया और सोचने लगा कि आखिर उसके मॉम और डैड बहुत जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए। वो चाहता था कि काश उसके पेरेंट्स अपनी आंखों से देख पाते कि कैसे उनका परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है। ये सारी घटनाएं मेन कैरेक्टर को चैन नहीं लेने दे रही थी, जिसके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। इसी बीच एक अंकल ने उस लड़के को चेक करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो इस वक्त परेशान है। उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि हमारा हीरो फिर से अपने पेरेंट्स को याद कर रहा है। लिन मू अजनबी की मौजूदगी से ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो सोचने लगा कि क्या अंकल को उससे कोई काम है। अंकल को प्रोटैगनिस्ट से कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें बस लगा कि उस लड़के ने डिनर में ठीक से खाना नहीं खाया, जिससे वो थोड़े चिंतित हो गए थे। वो आदमी बात करने लगा कि कैसे सिर्फ लिन मू के फादर ही थे जो उनके पिता की स्किल्स को इनहेरिट कर पाए थे। बदकिस्मती से उनका भाई एंटीक्स की स्टडी में पूरी तरह डूब गया और उसने फैमिली बिजनेस संभालने की ग्रैंडफादर की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसने कमान संभाली भी तो इससे फैमिली को कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मेरे अंकल ने इस बातचीत को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि लोगों को वो चीज नहीं मिलनी चाहिए जिसे वो संभाल नहीं सके, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लिन मू अचानक पलटा। उसके माथे पर शिकन थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अंकल ये बातें किससे कह रहे हैं। अंकल ने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और प्रोटैगनिस्ट को जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। जाहिर है मेन कैरेक्टर अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वो बालकनी के किनारे से नीचे गिर गया। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी और वो लड़का खौफ में देख रहा था कि कैसे वो सख्त जमीन तेजी से उसकी तरफ आ रही है। उसका शरीर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराया और फौरन डामर पर खून की एक लाल नदी बह निकली। इसी बीच वो अंकल ऊपर से बड़ी बेरुखी से देख रहा था कि उसके भतीजे के साथ क्या हुआ। उसने इसे एक छोटा सा गिफ्ट कहा और बोला कि उसने बेटे को उसके पेरेंट्स से मिलने में मदद की है। बस एक पल बाद बाकी फैमिली ने भी देख लिया कि लिन मू अभी अभी बालकनी से गिर गया है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के ऑफिस की तरफ, जो पूरी तरह अनजान थे कि क्या होने वाला है। अगले ही सेकंड एक घबराई हुई नर्स अंदर भागी जो डॉक्टर जो को ढूंढ रही थी। उस लड़की ने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक पेशेंट आया है जो बालकनी से गिर गया है, जिसकी वजह से हेड डॉक्टर मिस जो को ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर समझ गई कि सिचुएशन सीरियस है, इसलिए उन्होंने बताया कि वो अभी उस घायल इंसान के पास जा रही हैं। उधर प्रोटैगनिस्ट पहले से ही इमरजेंसी रूम में था। काफी सारे डॉक्टर्स लिन मू के चारों तरफ जमा थे जो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उस लड़के की बॉडी देखकर साफ था कि उसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी जान सचमुच एक धागे पर लटकी हुई थी। डॉक्टर जो आते ही पेशेंट की कंडीशन के बारे में पूछताछ की। एक डॉक्टर ने बताया कि वो लड़का चौथी मंजिल से गिरा है और उसे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। उसकी कलीग एक्यूपंक्चर में बहुत टैलेंटेड थी, जो शायद उस विक्टिम की मदद कर सकता था। वो लड़की एक असरदार तरीका जानती थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। चीफ फिजिशियन रिस्क को समझते थे, लेकिन पेशेंट को अभी के अभी बचाना जरूरी था। मिस जो ने अपने बॉस की बात मानी और फौरन अपनी नीडल्स उठा ली। उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को कसकर पकड़ा और अनाउंस किया कि वो तुरंत अपना काम शुरू करने वाली है। बस कुछ ही सेकंड्स में प्रोटैगनिस्ट के सिर में कई सारी सुइयां लगी हुई थी, जो उसे बचाने का आखिरी चांस था। नर्स ने तुरंत रिपोर्ट दी कि पेशेंट की कंडीशन अब स्टेबल हो गई है। डॉक्टर जो ने बताया कि उन्होंने नीडल्स का इस्तेमाल करके बे और रन स्टेट को स्टिमुलेट किया है, लेकिन अगर ये प्रोसेस ज्यादा देर तक चला तो उस नौजवान का ब्रेन काम करना बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने बाकी का काम अपने कलीग्स पर छोड़ दिया। डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी सर्जरी परफॉर्म करना चाहते थे ताकि सही मौके का फायदा उठाया जा सके। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हेड डॉक्टर को तुरंत शक हुआ कि शायद डॉक्टर जो की टेक्निक ने काम नहीं किया। वो भी मदद के लिए चिल्लाया ताकि इमरजेंसी के लिए डिफिब्रिलेटर रेडी किया जा सके। मेटल प्लेट्स को उसकी छाती पर प्रेस किया गया और 200 वॉट्स के डिस्चार्ज की तीखी आवाज सुनाई दी। इतने जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक से उस लड़के की बॉडी बुरी तरह कांप उठी। डॉक्टर ने पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, लेकिन इनमें से किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए डॉक्टर्स ने चार्ज को बढ़ाकर 300 वॉट्स करने का फैसला किया। अगले ही सेकंड मशीनों के बीप करने की आवाज गूंज उठी, जो ये बता रही थी कि लिन मू के अंदर अब जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। डॉक्टर झाओ अपना मास्क उतारने ही वाली थी और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो पेशेंट के गार्जियंस को उसकी डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर दे। नर्स ने डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरें उस पेशेंट से नहीं हटा पा रही थी जिसे वो लोग बचा नहीं सके। डॉक्टर्स ने हमारे हीरो की बेजान बॉडी को कवर कर दिया ताकि उसे आगे मुर्दा घर ले जाया जा सके। इसके बाद वो लोग बाकी मामलों को संभालने के लिए ऑपरेटिंग रूम से बाहर चले गए। हॉस्पिटल के स्टाफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी पल लिन मू की बॉडी के ऊपर एक अजीब सा डार्क स्फीयर अपीयर हो गया है। अगले ही पल कमरे में
रोशनी की एक चमकती हुई चिंगारी दिखाई दी, जो ऐसा लग रहा था जैसे खास तौर पर हमारे हीरो को ही ढूंढ रही हो। वो थोड़ी देर तक उस लड़के की बॉडी के चारों तरफ उड़ती रही और फिर अचानक उसकी छाती के अंदर समा गई। उस नौजवान का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसकी आत्मा उसके शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। नीचे सिर्फ एक बेजान खोल बचा था, लेकिन वो अनजान ताकत प्रोटैगनिस्ट को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए उसने अचानक उसकी आत्मा को जकड़ लिया। उस रूहानी मुट्ठी ने कसकर पकड़ बनाई और लिनमू के ठंडे गोश्त में वापस जिंदगी की चिंगारी भरने की तैयारी की। जब वो हाथ पूरी तरह गायब हो गया तो मेन कैरेक्टर की बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और अब वो ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी। धीरे धीरे वो सारी अनजान पावर लिनमू के साथ मर्ज होने लगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद उस लड़के की इंडेक्स फिंगर पर एक भारी भरकम और रहस्यमयी अंगूठी दिखाई दी। आखिरकार फ्यूजन का प्रोसेस खत्म हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए वो नौजवान हवा में ही जम गया। प्रोटैगनिस्ट अभी भी उन मिस्टीरियस और अद्भुत घटनाओं से पूरी तरह अनजान था जो उस रात उसके साथ हुई थी। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह डॉक्टर जो अपने वर्क प्लेस पर वापस आई और एक ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस लड़की की पलकें भारी हो रही थीं। उसका थका हुआ चेहरा ये बता रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई है और पेशेंट की मौत की वजह से काफी परेशान है। तभी हवा में एक चीख गूंजी जिससे डॉक्टर चौंक गई और उनकी नींद एकदम से गायब हो गई। वो तुरंत अपनी सीट से उठी और चीख की दिशा में भागी ताकि देख सकें कि आखिर क्या चल रहा है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिस जो भागते हुए एक वार्ड में पहुंची जहां उन्हें डरी हुई नर्सेज मिली। डॉक्टर ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। उन लड़कियों के लिए कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बस इतना जवाब दिया कि उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा है। डॉक्टर ने तुरंत इधर उधर देखा कि रात भर में ऐसा क्या हो सकता है। वो मेन कैरेक्टर की बॉडी के करीब गईं जो अभी भी बेहोश पड़ा था। पता चला कि पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इस बात से शॉक था कि पेशेंट का शरीर रात भर में किसी तरह ग्रो कर गया था। उस वक्त डॉक्टर जो ने बॉडी का डिटेल में एग्जामिन करने का फैसला किया क्योंकि ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि पेशेंट का शरीर अभी भी गर्म है, जिससे और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। उस लड़की ने अपने अंदाजे को पुख्ता करने के लिए अपनी उंगली से हमारे हीरो की सांसें चेक करने का फैसला किया और आखिर में लिनमू अपनी उस लंबी नींद से जाग गया जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी। डॉक्टर जो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करें। वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इसी बीच वो नर्सेज जो डर के मारे अधमरी हो रही थी, उन्हें लगा कि उनके लिए कोई जिंदा लाश वापस आ गई है। डॉक्टर ने अपने कलीग्स को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों पर हैरान नहीं होना चाहिए। हो सकता है पेशेंट ने क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस की हो। प्रोटैगनिस्ट पहले से ही ऑपरेटिंग टेबल पर बैठ चुका था और सोच रहा था कि आसपास ये सब लोग कौन है। उस नौजवान ने चारों तरफ देखा। उसकी नजरें उन अनजान दीवारों पर घूम रही थीं और उसका दिमाग यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो सर खपा रहा था ताकि उसे उन घटनाओं के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके जो उसके साथ हुई थी। आखिरकार उस हैरान परेशान लिनमू को एहसास हुआ कि उसे तो ये भी याद नहीं है कि वो कौन है। होश में आने के बाद उस लड़के को आईसीयू रूम नंबर 303 में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर जो पूरी सिचुएशन से इतनी शॉक थी कि अब वो इस अमेजिंग पेशेंट के पास से हटी ही नहीं। उस लड़की को शक होने लगा कि शायद ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि नीडल्स ने उस पॉइंट को डैमेज कर दिया है जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि किया गया डैमेज शायद इतना सीरियस था कि वो सचमुच अपना नाम तक भूल गए हैं। डॉक्टर ने हमारे हीरो को चिंता ना करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उस लड़की ने बताया कि अगर लिनमू को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बटन दबा सकता है और एक नर्स उसके पास आ जाएगी। आखिर में वो प्रोटैगनिस्ट को अकेला छोड़कर चली गई क्योंकि उन्हें कुछ और चीजें भी संभालनी थी। अब वो लड़का पूरी खामोशी में अकेला रह गया था और इतनी मुश्किल रात के बाद आराम कर सकता था। वो फाइनली उठा और सोचने लगा कि उसे इस जगह पर कोई भी स्पिरिचुअल ची महसूस नहीं हो रही है और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। पता चलता है कि उस बॉडी में पहले से ही कोई और आ चुका था जिसने अपनी आखिरी बची हुई ची का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट की, वरना वो बस मर ही जाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया के सबसे महान कल्टीवेटर का अंत इस तरह की चीजों से होगा। वो लड़का श्वानटेन और यूगुइस सेक्स पर बहुत गुस्सा था जो कुछ ज्यादा ही बेखौफ हो गए थे, इसलिए वो उन सब में से एक एक को कल्टीवेट करने के लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस लौटने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और इसी बीच लिन फैमिली मैंशन में भी हॉस्पिटल से लेटेस्ट न्यूज पहुंच चुकी थी। इस घटना के पीछे जिस अंकल का हाथ था वो इस बात से बेहद गुस्से में था कि उसका भतीजा अभी तक मरा नहीं है। उसके सबॉर्डिनेट ने रिपोर्ट दी कि वो लड़का जिंदा तो है लेकिन उसे कुछ याद नहीं है, जिससे उस आदमी को थोड़ी तसल्ली मिली। इसलिए उसने उसे सब कुछ संभालने के लिए कहा और अच्छा पैसा देने का वादा किया। आंटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्योंकि पहले तो कहा गया था कि लिनमू अब जिंदा नहीं बच सका। जाहिर है भाई के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे क्योंकि उसके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि वो नौजवान बच गया है लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। ये खबर सुनते ही वो औरत उम्मीद करने लगी कि उनका भतीजा अब एक आम वेजिटेबल बनकर रह गया होगा। उसके अंकल इस बात पर थोड़ा हंसे
लगे कि उसके लिए मेमोरी लॉस और पूरा पैरालिसिस एक ही बात है। आंटी सोचने लगी कि अब उनका क्या होगा और उन्हें लगा कि उन्हें प्लान्स बदलने की जरूरत है। वो आदमी समझता था कि उसकी बहन लिन मू के सबसे करीब है, इसलिए उसने उसे जाकर लड़के को चेक करने के लिए कहा, क्योंकि पूरी सिचुएशन का पता लगाए बिना उन्हें खुद को रिवील नहीं करना चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि वो औरत बस उसे चेक करेगी और देखेगी कि क्या उनके भतीजे का मेमोरी लॉस सच है या नहीं। उधर लिन मू चुपचाप अपने चेंबर में बैठा था और उसे शक भी नहीं था कि उसके खिलाफ क्या साजिशें रची जा रही हैं। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से खामोशी टूटी और लड़के ने तुरंत अपने मेहमानों को अंदर आने दिया। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने डॉक्टर जो से पूछा कि उनके विजिट की वजह क्या है। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि कोई उस लड़के को देखने आया है और पूछा कि क्या उसे वो शख्स याद है। लिन मू ने अपने सर पर लगी बैंडेज की तरफ इशारा करते हुए फिर से जोर दिया कि उसकी हालत ऐसी है कि उसे कोई याद नहीं है। आंटी ने इन शब्दों से दुखी होने का नाटक किया, लेकिन उस नौजवान ने बस माफी मांगी और बताया कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। उसने अपने भतीजे से कहा कि वो परेशान न हो और उसे जल्दी ठीक होने के लिए ज्यादा आराम करने की सलाह दी, ये वादा करते हुए कि वो फिर कभी आएगी। साथ ही उसने डॉक्टर से ये भी पूछा कि आखिर किसी वजह से ये लड़का अलग क्यों दिख रहा है। उस लड़की ने एक्सप्लेन किया कि गिरने की वजह से हमारे हीरो का चेहरा डैमेज हो गया था, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत सर्जरी करनी पड़ी। आंटी ने उनकी मदद के लिए डॉक्टर्स को थैंक यू कहा और उनसे अपने भतीजे का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की। असल में वो अपने मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि लिन मू सचमुच सब कुछ भूल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद वो लड़का अभी भी अपने रूम में बैठा था और इस दुनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हमारे हीरो को पता चला कि इस दुनिया में ह्यूमन रेस सिर्फ 5000 सालों से है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ की स्पिरिचुअल ची बहुत ज्यादा कमजोर थी। जो किताब उसे मिली थी उसकी मदद से वो फाइनली धीरे धीरे समझने लगा था कि आखिर ये जगह किस बारे में है। साथ ही डॉक्टर जो ने रिपोर्ट दी कि प्रोटैगनिस्ट अब लगभग ठीक हो चुका है, इसलिए उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। लिन मू ने उन दिनों में उसकी देखभाल और सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उस लड़की को हंसी आ गई कि वो नौजवान ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे किसी प्राचीन समय से आया हो। वो लड़का थोड़ा शर्मिंदा हो गया क्योंकि अब डॉक्टर को उसका सीक्रेट पता चल गया था कि उसे मार्शल आर्ट्स की कहानियां पसंद है। डॉक्टर ने हमारे हीरो से कहा कि वो फाइनली डिस्चार्ज ले ले ताकि अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त बिता सके और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लिन मू हॉस्पिटल ग्राउंड्स के एग्जिट की तरफ बढ़ा। उस नौजवान को सही जगह ले जाने के लिए सड़क पर पहले से ही एक टैक्सी इंतजार कर रही थी। वो लड़का दरअसल बहुत हैरान था कि इस दुनिया में ज्यादा स्पिरिचुअल चीज नहीं है, फिर भी इंसानियत ने इसके बिना बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। ज्यादा देर नहीं लगी और वो गाड़ी हाई स्कूल के मेन एंट्रेंस के बाहर आकर रुक गई। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पैंट की पॉकेट्स को टटोला और उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह खाली हैं। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उस लड़के को $50 पे करने हैं, लेकिन लिन मू के पास देने के लिए कुछ नहीं था। लिन मू ने समझाया कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं है। वो आदमी ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसने डुंगहाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, जहां सबसे बेस्ट और अमीर स्टूडेंट्स पढ़ते थे। फिर उसने सुझाव दिया कि हमारा हीरो अपने किसी दोस्त को कॉल करे जो उसके लिए पैसे दे सके। वो लड़का सचमुच बहुत शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई दोस्त है भी या नहीं। मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं जानता था। अचानक कार की खिड़की पर एक लड़की दिखाई दी जिसने लिन मू को पहचान लिया और नोट किया कि वो लोग काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लिन मू को एहसास हुआ कि ये इस मुसीबत से निकलने का परफेक्ट मौका है, इसलिए उसने पूरी सिचुएशन समझाई और अपनी दोस्त से टैक्सी का किराया देने को कहा। उस लड़की को मदद करने में कोई एतराज नहीं था और उसे लगा कि उसका दोस्त शायद इसलिए हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। प्रोटैगनिस्ट ने उसने कहा कि पहले वो पेमेंट कर दे ताकि वो कार से बाहर निकल सके और तसल्ली से पूरी बात समझा सके। वो लोग साथ में यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलने लगे, जिसके बाद लिन मू ने बताया कि वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। उस लड़के ने यह भी मेंशन किया कि वो अपने ही घर की बालकनी से गिर गया था, जो बाकी सब चीजों के मुकाबले काफी अजीब लग रहा था। ये सुनकर कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो लड़की तुरंत समझ गई कि वो ना सिर्फ घटनाओं को भूल चुका है बल्कि उसे भी भूल गया है। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफी मांगी कि वो अपनी पुरानी दोस्त को भी याद नहीं रख पाया। उस लड़की ने पूछा कि क्या डॉक्टर्स ने लिन मू की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका बताया है। लड़के ने ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसे भी उम्मीद थी कि उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। उस लड़की ने अपनी आवाज में उदासी के साथ कहा कि याददाश्त चले जाना शायद कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो वो खुद भी सब कुछ भूल जाना चाहती है। इसी पल उनकी मुलाकात डूशिया से हुई, जो हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ थी। उस लड़की ने प्रोटैगनिस्ट से अपनी नजरें फेर ली, जिससे उसे सिर्फ घिन आती थी। एक पल के लिए उसकी नजर लड़के के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसने फौरन लिन मू में आए बदलाव को नोटिस कर लिया। डूशिया ने तुरंत सोचा कि हमारे हीरो ने जरूर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो नौजवान इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया कि ये बदलाव नोटिस करने वाली वो अकेली नहीं थी और उसने एक बार फिर सिचुएशन समझाने की कोशिश की। उसकी दोस्त ने उनकी बातचीत में दखल दिया और कंफर्म करने का फैसला किया कि लिन मू की वाकई सर्जरी हुई है और ये भी कहा कि वो काफी क्यूट लग रहा है। डूशियाओ ने बस हंसकर उस लड़के के फैसले का मजाक उड़ाया और जोर देकर कहा कि वो सर्जरी के बाद भी किसी घटिया इंसान से शादी नहीं करेगी। तब उस लड़के ने नतीजा निकाला कि लगता है इस बॉडी का पिछला मालिक इस औरत के साथ एंगेज था। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत सगाई तोड़ने का सुझाव दिया क्योंकि उसे ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं था।
डू शियाओ और उसकी सहेली को गहरा सदमा लगा कि इस लड़के ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। लिन मू ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो इस लड़की जैसी किसी भी इंसान से शादी नहीं करना चाहेगा। जाहिर है यूनिवर्सिटी की मेन ब्यूटी ने अपनी तरफ ऐसे शब्द सुनकर अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बस इतना कहा कि उस नौजवान की तरफ से ये काफी बहादुरी वाला काम है। वो लड़का इस सगाई को पूरी तरह खत्म करना चाहता था ताकि वो लड़की उसे फिर कभी परेशान ना करे। बदले में मेन कैरेक्टर की दोस्त ने हंसते हुए ऐसे बोल्ड फैसले का सपोर्ट किया। लिन मू इस तरह के एटीट्यूड से काफी नाखुश था, इसलिए अब वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी मुलाकात डू शियाओ से दोबारा कभी ना हो। वो लड़की उस लड़के से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी जिसे वो पहले एक लूजर समझती थी, क्योंकि उसने इतने भारी बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ वो दोस्त हमारे हीरो के लिए बहुत खुश थी, जिसने आखिरकार अपना छोटा सा बदला पूरा कर लिया। अब उस लड़के को पता चला कि याददाश्त जाने से पहले वो एक कमजोर और डिप्रेस्ड इंसान था, जिसे हर कोई आसानी से बुली करता था और नीचा दिखाता था। उस लड़की ने बताया कि हर बार ये सिर्फ डराना धमकाना नहीं होता था, बल्कि असल में बहुत शर्मनाक होता था। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि डू शियाओ यूं तो वैसे भी अपनी तरफ से सगाई तोड़ना चाहती थी और उसने बस उसे ऐसे ही जाने दिया। दोस्त को लगा कि वो लड़की इससे ज्यादा के लायक भी नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगी कि लिन मू अब आगे क्या करेगा। उसे लगा कि वो लड़का अपने फैसले पर पछता रहा है, क्योंकि उसकी मंगेतर यूनिवर्सिटी की क्वीन थी। लेकिन सच तो ये था कि उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उस लड़की ने इस बातचीत को खत्म करने का फैसला किया और हमारे हीरो से कहा कि अगली बार डू शियाओ से दूर ही रहना। उसने लड़के को उसकी क्लास का रास्ता दिखाने का भी वादा किया, क्योंकि ये तो साफ था कि उसे वो भी लाद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और रास्ते में किसी ने हमारे हीरोज की तरफ एक तेज धार वाला डार्ट फेंका, जो ठीक उस लड़की की आंख के पास आकर रुक गया। पता चला कि उसकी दोस्त का रिएक्शन काफी सधा हुआ था, इसलिए उसे 2 उंगलियों से उसे कैच करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये चेन हाव था, जिसे उस लड़की ने कई बार क्लास में डार्ट्स न खेलने के लिए बोला था ताकि क्लासमेट्स को चोट न लगे। वो लड़का सचमुच डर गया था, क्योंकि उसने तांगबे को गुस्सा दिला दिया था, जो कि क्लास की हेड भी थी, और उसने वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। बदले में उस लड़की ने जोर देकर कहा कि उसके क्लासमेट की स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो पब्लिक में शो ऑफ नहीं कर सकता। उसने उसी डार्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसे उसने पकड़ा था और डेमोन्स्ट्रेट किया कि इसे सही तरीके से कैसे करते हैं। आखिर में तांगबे ने गजब की एक्यूरेसी के साथ ठीक टारगेट पर हिट किया, जिससे चूकने का कोई चांस ही नहीं था। प्रोटैगनिस्ट भी इस सटीक निशाने को देखकर हैरान था और उसने नोट किया कि ये फाउंडेशन डायमेंशन के लेवल जैसा था। इसके बाद हेड टीचर ने अपने क्लासमेट लिन मू को बाकी लड़कों से फिर से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने याद दिलाया कि ये लड़का घायल हो गया था, जिसकी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए उन्होंने उसके क्लासमेट से उसकी यादें वापस लाने में मदद करने के लिए कहा। सारे स्टूडेंट्स ने मेन कैरेक्टर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया ताकि उसे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। तभी प्रोटैगनिस्ट ने नोटिस किया कि ये तांगबे इतनी भी बुरी इंसान नहीं है और वो अपनी क्लास में काफी पॉपुलर भी है। लिन मू के इंट्रोडक्शन में अचानक रुकावट आई जब स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक हुई। बस 1 सेकंड में वो टीचर क्लासरूम के अंदर आ गई, जो स्टूडेंट्स को लेसन पढ़ाने ही वाली थी। उस औरत ने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या उसने कुछ जरूरी मिस कर दिया है। लिन मू को तुरंत लगा कि ये भी उनकी कोई क्लासमेट होगी जो थोड़ी लेट हो गई है। तांगबे तुरंत हंस पड़ी, क्योंकि उसका दोस्त इंस्ट्रक्टर सॉन्ग लियांग जू को स्टूडेंट समझने की गलती कर बैठा था। प्रोटैगनिस्ट घटनाओं के इस मोड़ से हैरान था और इसी बीच टीचर ने स्टूडेंट से अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वापस आ चुका था। हेड टीचर इस बात से खुश नहीं थी कि उसका क्लासमेट टीचर की बात नहीं मान रहा है, इसलिए वो चिल्लाई कि जल्दी करो और मिस सॉन्ग के साथ जाओ। सॉन्ग लियांग जू ने पहले ही सुन लिया था कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने पूछताछ की कि क्या वो ठीक है। लिन मू ने चिंता के लिए टीचर का शुक्रिया अदा किया और जवाब दिया कि वो पूरी तरह हेल्दी है। वो लड़के से ऐसी खबर सुनकर खुश हुई, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वो हमेशा उनके ऑफिस आ सका है। वो नौजवान इस मौके के लिए आभारी था, लेकिन उनकी बातचीत में फिर से दरवाजे पर हुई नॉक से रुकावट आ गई। ये तांगबे थी, जो ये देखने आई थी कि क्या उनकी बात खत्म हो गई है, क्योंकि वो हमारे हीरो के साथ लंच करना चाहती थी। मिसेस सॉन्ग ने बताया कि उनका काम खत्म हो गया है, इसलिए स्टूडेंट्स लंच के लिए जा सकते हैं, और उन्होंने मदद के लिए बेबी को थैंक यू भी कहा। वो लड़की टीचर से मिली तारीफ से खुश थी और उसे लगा कि उसे मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि वो लिन मू की क्लासमेट है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट बिना एक शब्द कहे अपनी सीट से उठा और एग्जिट की तरफ चल दिया। सॉन्ग लियांग जू ने जाते हुए स्टूडेंट को देखा और सोचा कि ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ उस लड़के का अपीयरेंस बल्कि उसकी पर्सनालिटी भी बदल गई है। कैफेटेरिया के रास्ते में हमारे हीरो ने इस बारे में बात करने का फैसला किया कि उसकी दोस्त ने वो डार्ट इतनी अच्छी तरह कैसे फेंका। वो जरूर बहुत ज्यादा वर्कआउट करती होगी। तांगबे ने एक्सप्लेन किया कि घर पर उसकी ट्रेनिंग को देखते हुए ये सिंपल ट्रिक उसके लिए काफी आसान थी, और पूछा कि क्या वो नौजवान प्रैक्टिस करना चाहता है। वो लड़का, जो अपनी याददाश्त खोने की वजह से थोड़ा खोया हुआ था, इस ऑफर से एक्साइटेड हो गया और जवाब दिया कि उसके लिए प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। दोस्त ने प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा और करीब से देखने का
का फैसला किया और तुरंत नोट किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। बदलाव सचमुच काफी बड़े थे, जैसे लिन मू ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की हो। उस लड़की को नहीं पता था कि बालकनी से गिरने का नतीजा इतना अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो नौजवान खुद इससे ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो असल में लगभग मर ही गया था। आखिर में वो मान गई कि यकीनन ये सब मेन कैरेक्टर की मौत की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए था। लड़के ने देखा कि उसकी दोस्त इसके बारे में सोचकर सचमुच बहुत परेशान हो गई है, इसलिए उसने उससे इसे इतना सीरियसली ना लेने के लिए कहा। फिर तांगबे को ये जानने में दिलचस्पी हुई कि आखिर हमारा हीरो अब आगे क्या करने वाला है। लिन मू ने शांति से जवाब दिया कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। उस लड़की ने इसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश की, इसलिए उसने एक मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उस लड़के ने कभी अपनी जिंदगी किसी और तरीके से जीने की चाहत रखी थी। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूजन में एकदम से जम गया, ये महसूस करते हुए कि उसने पहले कभी इतने गहरे और मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं की है। तांगबे ने खुलासा किया कि पुराना लिन मू एक इंट्रोवर्ट और कमजोर इंसान था, जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता था, और डूशिया जैसे लोग उसे लगातार बुली करते थे। इसके उलट अभी वाला लिन मू ना सिर्फ अलग दिखता है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह अलग है। उस लड़की का मानना था कि ये एक्सीडेंट उसे भगवान ने दिया है, ताकि वो खुद को बदल सके और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उसने सुझाव दिया कि उस नौजवान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उसे अब ऐसी सुपर पावर्ड बॉडी का वरदान मिला है। लड़के ने हैरानी से अपनी दोस्त से पूछा कि उसे अपनी जिंदगी को किस तरह बदलने के लिए क्या करना होगा। तांगबे के चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास पहले से ही एक क्लियर प्लान तैयार है। उसने पूछा कि क्या उसने कभी ड्रैगन प्रोटेक्टर्स नाम की एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन की अफवाहों के बारे में सुना है। ठीक उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना अजीब सा नाम सुनकर थोड़ा हैरान था। उस लड़की ने समझाया कि ड्रैगन प्रोटेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ बताना होगा। उसने सीधे पूछा कि क्या लिन मू को यकीन है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ पत्तों से किसी की जान ले सकते हैं। उस लड़के ने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये वॉरियर्स जरूर अपनी स्पिरिचुअल ची का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए उसने फौरन जवाब दिया कि हाँ, उसे इस पर यकीन है। उस लड़की ने तुरंत अपने दोस्त को सीरियस होकर वार्न किया कि ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। उसने बताया कि लेजेंड्स के हिसाब से कुछ मास्टर्स शियान टियान डायमेंशन तक पहुंच गए थे, और यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर भी एक बार उस मुकाम के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से वो बूढ़ा इंसान अपने इनर डीमन से हार गया और अपनी सारी कल्टीवेशन खो बैठा। हालांकि पूरी फैमिली के लिए खुशी की बात यह थी कि वो फिर भी जिंदा बच गए। मेन कैरेक्टर ने बे से कहा कि वो उदास ना हो, क्योंकि ग्रैंडपा अभी भी जिंदा है, और यही सबसे जरूरी बात है। उस लड़की ने लिन मू की बात सुनी और बताया कि उनके तांग सेक्ट में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो शियान टियान डायमेंशन तक पहुंचेगा ही। वो कल्टिवेटर एक जाने पहचाने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनकर हैरान था, और उसे तुरंत लगा कि उसकी दोस्त सिचुआन की मेंबर है। तांगबे तुरंत हंस पड़ी और उसने मजाक में उस लड़के के माथे पर उंगली मारी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रोटैगनिस्ट किसी मार्शल आर्ट्स नॉवल में तांग सेक्ट के बारे में सोचता था। उसने कंफर्म किया कि उनका जहर और हिडन वेपन्स वाला सेक्ट सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असलियत में भी मौजूद है। जब उनका ऑर्गेनाइजेशन अपने पीक पर था तो उनके पास काफी सारे शियान टियान एक्सपर्ट्स थे जो बहुत ताकतवर वॉरियर्स माने जाते थे। लिन मू ने ऐसी बातें सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए उसने तुरंत सवाल किया कि आखिर ये लोग कितने पावरफुल होते थे। उस लड़की को सब कुछ अपने ग्रैंडफादर से पता चला था, जिनका कहना था कि सारी टेक्निक्स इन्हीं खास फाइटर्स ने बनाई थी। हमारे हीरो ने पहले ही मान लिया था कि ये शियान एक्सपर्ट्स ताकत में फाउंडेशन डायमेंशन लेवल के बराबर होते हैं, और उसने पूछा कि क्या अभी उनके सेक्ट में ऐसे कोई मास्टर्स हैं। उसकी दोस्त ने तुरंत जोर देकर बताया कि ड्रैगन प्रोटेक्टर्स को हाशा गवर्नमेंट ने खास मौकों के लिए बनाया था। यही वजह है कि कुछ सेक्ट्स अपने डिसाइपल्स को टीम में भेजते हैं ताकि वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकें। और मजे की बात तो ये है कि खुद तांगबे ऐसी ही एक टीम को कोच करती है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अगर वो किसी कल्ट या सेक्ट का हिस्सा नहीं है तो क्या वो टीम ज्वाइन कर सकता है। उस लड़की ने उसे भरोसा दिलाया कि उस नौजवान का पोटेंशियल और अच्छी ट्रेनिंग मिलकर उसे उनके रिक्रूट्स से कमजोर नहीं रहने देंगी, और पूछा कि क्या वो ड्रैगन डिफेंडर्स को ज्वाइन करना चाहता है। कुछ देर के लिए लिन मू सोचता रहा कि क्या उसे इतना अचानक फैसला लेना चाहिए। आखिर में उस बहादुर आदमी ने मजबूती से कहा कि वो अब एक दूसरी जिंदगी जीना चाहता है। उनकी बातचीत यही खत्म हुई और घटनाएं रात के अंधेरे में आगे बढ़ी। सीन शिफ्ट होता है और प्रोटैगनिस्ट तांग लॉन्ग कॉर्पोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था। असल में वो नौजवान ये देखकर हैरान था कि ऑर्गेनाइजेशन का बेस शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। तांगबे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि सरकार की किसी जरूरी एजेंसी को रखने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। साथ ही अगर कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। लड़के को एहसास हुआ कि उसने कुछ बेवकूफी वाली बात कह दी थी, इसलिए उसने माना कि उसकी दोस्त आखिरकार सही कह रही है। बहुत जल्द वो लोग पहले से ही तांग लॉन्ग कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के अंदर थे और ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए एलिवेटर की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे हीरो ने जब उस जगह का इतना विशाल स्केल देखा तो उसे यकीन हो गया कि यही ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। इसी बीच उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के
के लिए अपना कार्ड निकाला। उसने उस डॉक्यूमेंट को एलिवेटर पैनल पर स्वाइप किया क्योंकि इसे सिर्फ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के साथ ही यूज किया जा सका था। 1 सेकंड के बाद स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि जरूरी फाइल्स का डाउनलोड शुरू हो गया है। तांग बे ने जरूरी इन्फॉर्मेशन डालना शुरू किया और साथ ही साथ एक्सप्लेन किया कि तांग लॉन्ग कॉर्पोरेशन तो बस एक दिखावा है। उसने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि इसका असली रूप देखने के लिए बस थोड़ा इंतजार करो। वो कल्टीवेटर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, इसलिए जब एलिवेटर तेजी से नीचे गिरने लगा तो वो बुरी तरह चौंक गया। 1 सेकंड बाद घंटी बजी, जिससे उन्हें पता चला कि वो लोग सही फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, तांग बे ने अनाउंस किया कि वो लोग ड्रैगन प्रोटेक्टर के बेस पर आ चुके हैं। पता चला कि जमीन के नीचे काफी बड़ा कमरा था जहां ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। उस लड़की ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने दोस्त को ड्रैगन डिफेंडर्स के एक लीडर के ऑफिस में ले गई। उस आदमी ने किसी और की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए वो तुरंत अपनी नींद से जाग गया। वो इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से हैरान था और उसने तुरंत पूछा कि बे इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है। इसी बीच हमारे हीरो ने उस बूढ़े आदमी से निकलने वाले स्पिरिचुअल ची के ग्लो को देख लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो फाउंडेशन डायमेंशन को पार करके सीधे एनर्जी गैदरिंग डायमेंशन में एंटर कर चुका है। लेकिन साथ ही उस लड़के को एहसास हुआ कि ये वॉरियर अभी भी शियांतियन डायमेंशन से काफी दूर है। फिर तान बे ने अंकल यांग को एक्सप्लेन किया कि वो उनके पास एक रेयर मार्शल आर्ट्स जीनियस लेकर आई है, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला इंसान जो हजारों मास्टर्स के बीच भी नहीं मिलेगा। वो आदमी नाखुश था कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते वक्त ऐसा मजाक कर रही है और उसने जोर देकर कहा कि अब उसके लिए मार्शल आर्ट्स सीखने में बहुत देर हो चुकी है। उसने तुरंत हफाई दी कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और सजेस्ट किया कि लीडर खुद मेन कैरेक्टर की स्किल्स चेक करके देख लें। अंकल यांग अपनी स्वीट बेबी को मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा करने का फैसला किया। वो उस नौजवान की तरफ बढ़े, उसके कंधे पर कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ रखा और बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा। आखिर में वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि उस लड़के के पास एक काफी स्ट्रांग बॉडी थी, भले ही उसे मार्शल आर्ट्स की कोई स्किल्स नहीं आती थी। तांग बे बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी बात सच साबित हो गई थी और उसने ये भी जोड़ा कि लिन मू पहले एक ऑर्डिनरी लड़का हुआ करता था, लेकिन गिरने के बाद उसकी बॉडी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अंकल यांग की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं क्योंकि ये सब सुनने में सचमुच इम्पॉसिबल लग रहा था। खुद उस लड़के को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन इन बदलावों की वजह कभी नहीं जान पाए। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर समझ गया कि हमारे हीरो को ड्रैगन प्रोटेक्टर्स के बारे में पहले से ही खबर है, इसलिए उसने फौरन उसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया और लिन मू ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उस आदमी ने बताया कि टीम का हिस्सा बनने से पहले उस नौजवान को एक टेस्ट पास करना होगा और जब वो इसे ज्वाइन कर लेगा तो उन्हें छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट ने यहाँ आने से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था और वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता था। अंकल यांग इस जवाब से काफी खुश थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो टेस्ट की तैयारी शुरू करेंगे और उन्हें पूरा भरोसा था कि अपने टैलेंट के दम पर लिन मू सारे तैयार किए गए टेस्ट्स को पास कर लेगा। उन्होंने उस लड़के को एक किताब पकड़ाई जिसमें ब्रीथ होल्डिंग टेक्निक के बारे में बताया गया था और उस नए आने वाले से कहा कि जैसे ही वो इसे पढ़ ले इसे जला दे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का लीक होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि हमारे हीरो को बस किताब में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और जब वो टेक्निक में महारत हासिल कर ले तो खुद अंकल यांग को ढूंढ ले। उस नौजवान ने भी डोनेट किए गए इक्विपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का शुक्रिया अदा किया और टेक्स्ट बुक को मजबूती से अपने हाथों में ले लिया। तांग बे ने जब तसल्ली कर ली कि सारी डिटेल सेटल हो गई हैं, तो उसने सुझाव दिया कि लिन मू का ट्रायल शुरू होना चाहिए, जिस पर अंकल यांग ने अपनी रजामंदी दे दी। जब वो लड़के ऑफिस से बाहर निकले तो वो आदमी संतुष्टि से हंसा क्योंकि उसे इतना काबिल फाइटर मिल गया था। उसे यकीन हो गया था कि वो लड़की उसके लिए कोई चमत्कार लेकर आई है, तो डुनहाई ब्रांच को बहुत जल्द एक नया एक्सपर्ट मिलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है और ड्रैगन डिफेंडर्स के लीडर से मिलने के बाद प्रोटैगनिस्ट डॉर्मिटरी की तरफ गया। लिन मू बैठ गया और बड़े ध्यान से ब्रीथ होल्डिंग टेक्निक को स्टडी करने लगा ताकि वो जितनी जल्दी हो सके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लू शो यांग की स्पिरिचुअल ची इतनी अजीब क्यों थी और उसने अंदाजा लगाया कि शायद यहाँ की एनर्जी कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक इसी पल उसकी इंडेक्स फिंगर पर वो रहस्यमयी अंगूठी दोबारा नजर में आई। बस 1 सेकंड में वो पूरी तरह मटीरियलाइज हो गई और उसने सारी एनर्जी को सोख लिया। ऐसा लग रहा था कि कल्टीवेटर की दुनिया से बची हुई बस यही एक ज्वेलरी है, इसलिए वो सोचने लगा कि वो इस रिंग की स्टोरेज से आइटम्स तक कब पहुंच पाएगा। आखिर में उस लड़के ने फैसला किया कि जैसे ही सूरज निकलेगा वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपने प्लान को फॉलो किया और सुबह होते ही वो सही जगह पर मौजूद था। अपने हाथों में किताबों का एक भारी ढेर लिए वो पास की खाली टेबल पर बैठ गया और पन्ने पलटने लगा ताकि टेक्स्ट में उसे अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन मिल सके। अचानक किसी बाहरी आवाज ने वहां की खामोशी को तोड़ दिया, जिससे वो नौजवान चौंक गया और उसका ध्यान किताब से हट गया। पता चला कि ये डू शिया थी जो खुश नहीं थी क्योंकि कोई और लड़का उस पर डोरे डाल रहा था। उस लड़की ने वॉन डॉन को ठंडे दिमाग से वॉर्न किया कि वो उसे अकेला छोड़ दे और बड़ी नफरत के साथ ये भी कहा कि उसके खानदानी पैसे उसे उसकी नजरों में कोई अहमियत नहीं दिला सकते। वो नौजवान फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था
क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। डू शियाओयू इस बात से नाराज थी कि वो अपने बारे में इतनी ऊंची राय रखता है और उसने जोर देकर कहा कि वोंग फैमिली उसे कभी भी अपनी विरासत या पावर नहीं सौंपेगी। इसके बाद उस लड़की ने साफ कर दिया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो मुड़कर वैंग डोंग से दूर जाने लगी। वो लड़का इतना ज्यादा इरिटेटिंग था कि वो लगातार उसे परेशान किए जा रहा था और इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि उसकी सगाई लिन फैमिली के किसी लूजर के साथ हुई है। हर किसी ने सुन रखा था कि लिन मू एकदम बेकार इंसान है, इसलिए वैंग डोंग को लगता था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं हो सकता। असल में उस लड़की के लिए ऐसे घटिया इंसान के आसपास रहना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वैंग डोंग ने देखा कि उसका कॉम्पिटिटर यहीं मौजूद है, तो उसने खुद लिन मू को परेशान करने का फैसला किया। वो लड़का अभी भी ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा हो और वो अपनी किताब से ब्रेक लेने को तैयार नहीं था। वो बुली इस बात से काफी खुश था कि हमारे हीरो में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। उसने उस नौजवान की तरफ एक डिसाइसिव कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लगातार उसकी तरफ देखने से भी बच रहा है। हमारे हीरो को यह भी नहीं पता था कि वो इस इंसान को जानता है या नहीं, इसलिए उसने बस पूछा कि वैंग डोंग को क्या चाहिए। फिर वो लड़का लिन मू को धमकाने लगा कि वो जल्दी करे और डू शियाओ के साथ अपनी सगाई तोड़ दे। बदले में खुद उस नौजवान ने कहा कि उन्होंने पहले ही सब कुछ कैंसिल कर दिया है, इसलिए अब उस लड़की के मामलों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बुली हैरानी से पलटा और उसने खुद डू शियाओ से पूछा कि क्या ये सच है। उस ब्यूटी ने सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला किया और धीरे से झूठ बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि प्रोटैगनिस्ट ने उससे झूठ बोला है, इसलिए उसने गुस्से में उसके हाथों से किताब छीन ली। हैरानी की वजह से उस नौजवान के हाथ से टेक्स्ट बुक छूट गई और वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरी। वैंग डोंग बहुत गुस्से में था कि उस लड़के ने उसे धोखा देने की हिम्मत कैसे की और उसने वादा किया कि इसकी कीमत उसे जरूर चुकानी पड़ेगी। लिन मू को इस तरह की बातों से रति भर भी डर नहीं लगा, इसलिए उसने जवाब में बस बेपरवाही से किया। प्रोटैगनिस्ट अपने लिए ऐसा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करने वाला था, इसलिए उसने उस लड़के को जोर से पकड़ा जो अभी भी उसके पीछे पड़ने से बाज नहीं आ रहा था। उसने एक सीरियस लुक के साथ पूछा कि ऐसे केस में वैंग डोंग क्या करने वाला है। उस बहादुर आदमी ने वक्त बर्बाद नहीं किया और उस बुली को सबक सिखाने का फैसला किया जो उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बुली, जो असल में एक पैथेटिक डरपोक था, बेढंगे तरीके से फर्श पर गिर पड़ा। प्रोटैगनिस्ट के इतना क्रूर सबक सिखाने के बाद वैंग डोंग ने जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश की। लिन मू जो उस अपमान से संतुष्ट नहीं था जो उसने पहले ही कर दिया था, उसने बड़ी बेरहमी से उसे किक मारी और फिर बुरी तरह उसकी छाती पर पैर रख दिया। अपने ओपोनेंट को डिसआर्म करने के बाद प्रोटैगनिस्ट डू शियाओ से बात करने के लिए मुड़ा। उसने सीधे पूछा कि क्या लड़की को अभी भी सचमुच इस सगाई की जरूरत है। उस लड़की ने फिर से जोर देकर कहा कि ये बिल्कुल भी उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली के बुजुर्गों की इच्छा के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। असल में लिन मू ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि डू शियाओ उसे इतना ज्यादा इरिटेट करेगी। फिर वो लड़का वैंग डोंग की तरफ मुड़ा जो शायद सब कुछ साफ साफ सुन रहा था और उसने समझाया कि टेक्निकली वो अभी भी एंगेज्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि वो लड़का दूर ही रहे। इसी बीच उस बुली ने अपनी आवाज ऊंची की और पूछा कि क्या मेन कैरेक्टर जानता है कि वो कौन है। उस लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने और ज्यादा ताकत के साथ वैंग डोंग को नीचे दबा दिया। वो डेयर डेविल तुरंत दर्द से चीख पड़ा और अब हमारे हीरो से भीख मांगने लगा कि वो उसे जाने दे, ये वादा करते हुए कि वो बस यहाँ से चला जाएगा। आखिर में लिन मू ने उस बच्चे को जाने दिया और तुरंत उसे अपनी नजरों से दफा होने का हुक्म दिया। उस सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़के ने यकीनन पहले कभी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी, इसलिए वो हमारे हीरो को कोई जवाब दिए बिना चुपचाप लाइब्रेरी से चला गया। वो नफरत उसके अंदर बहुत गहरी बैठ गई थी, इसलिए वो पहले से ही प्लान्स बना रहा था कि उस बहादुर आदमी से बदला कैसे लिया जाए जिसने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। इसी बीच चारों तरफ काफी हंगामा मच गया क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ऐसी फाइट देखने को मिलेगी। एक स्टूडेंट काफी नाराज था कि कोई ऐसी जगह पर शोर मचाने और लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मेन कैरेक्टर ने तुरंत माफी मांगी और झूठ बोलने की कोशिश की कि कोई स्टूडेंट बस टेबल से टकरा गया था। उसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और फर्नीचर को वापस उसकी जगह पर रखने लगा। बदले में डू शिया ने नोट किया कि वो नौजवान सचमुच बदल गया है, क्योंकि पहले वो कभी ऐसा कुछ नहीं करता। लिन मू ने खुद सोचा कि शायद ये अच्छे के लिए ही है, क्योंकि अब उसके पास प्रॉब्लम्स काफी कम होंगी। उस लड़की ने अपने मंगेतर को नापसंद करने के बावजूद उसे वार्न किया कि वैंग डोंग उस तरह का इंसान है जो हमेशा बदला लेने की फिराक में रहता है। प्रोटैगनिस्ट ये जानकारी सुनकर बस थोड़ा सा मुस्कुराया और चेतावनी के लिए उसे थैंक यू कहा। वो दूसरी तरफ मुड़ा और उसकी नजर उसी किताब पर पड़ी जिसे उस बुली ने उसके हाथों से छीन लिया था। तुरंत उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी जिसमें लिखा था कि अगर दुश्मन वापस आए तो किसी को भी वो काम खत्म करना चाहिए जो उन्होंने शुरू किया था। उस लड़के ने सोचा कि उसने वो टेक्निक तो पहले ही सीख ली है, इसलिए अब लिu शुयोंग को ढूंढना और कुछ नया हासिल करना सही रहेगा। शाम हो चुकी है और सीन शिफ्ट होता है वैंग फैमिली के घर की तरफ, जहां पहले से ही एक और हंगामा खड़ा हो रहा था। उसका
उसका पिता इस बात से खुश नहीं था कि उसका कोई भी सबॉर्डिनेट उसके लिए काम की इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाया, जबकि वो अच्छे पैसे दे रहा था और पूरे एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। स्टाफ के सारे मेंबर्स कह रहे थे कि लिन मू तो बस एक कमजोर और डरपोक इंसान है, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो किसी तरह यंग मास्टर का हाथ तोड़ने में कामयाब हो गया। उन सब ने एक सुर में रिपोर्ट दी कि उन्होंने उस लड़के को पहले कभी ऐसे नहीं देखा, जैसे वो कोई बिल्कुल अलग इंसान हो। फैमिली के हेड को तब दिलचस्पी हुई जब उसने उनके मकसद में आए अचानक बदलाव के बारे में सुना। एक सबॉर्डिनेट ने बताया कि उन्होंने लिन फैमिली के घर के किसी नौकर को रिश्वत दी थी, जिसने बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो नौजवान अपनी याददाश्त खो बैठा है और ऐसा बन गया है, यहाँ तक कि उसने घर आना भी बंद कर दिया है। मिस्टर वैंग ने कड़ा फैसला लेने की ठान ली थी, इसलिए उसने अपने फाइटर्स को ऑर्डर दिया कि चाहे जो हो जाए इस लड़के को पकड़ कर लाओ। सारे गार्ड्स एक लाइन में खड़े हो गए और सबने एक साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ लिन फैमिली की वजह से किसी लूजर लिन मू से डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसने पर्सनली उसका नुकसान किया था। अगली सुबह प्रोटैगनिस्ट, जिसे शक भी नहीं था कि उसका शिकार शुरू हो चुका है, हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी आया। लिन मू को अपने आसपास का माहौल थोड़ा टेंस महसूस होने लगा, जो इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसका रास्ता एक छोटी सी वैन ने रोक लिया, जो काफी सस्पिशियस लग रही थी। अगले ही पल वहां से गुंडों का एक ग्रुप बाहर निकला, जो खास तौर पर हमारे हीरो को ही ढूंढ रहा था। उनके रिंग लीडर ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ अनाउंस किया कि उनके बॉस लिन मू को एक कप चाय पर इनवाइट करना चाहते हैं। उस नौजवान ने घटनाओं के इस मोड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वो यकीनन उनके बॉस को नहीं जानता था। उन बदमाशों को ये पसंद नहीं आया कि वो उनका वक्त बर्बाद कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे साथ चलने का हुक्म दिया, वरना वो लड़के की पिटाई कर देंगे। आखिर में हमारे हीरो ने उस अजनबी की शर्तें मान ली, क्योंकि वो दोबारा किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अब उसे यकीन हो गया था कि वैंग फैमिली को बदला लेने में वाकई काफी मजा आता है। असल में लिन मू बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और उसने सोचा कि ये भी अच्छे के लिए ही है, क्योंकि उसे ऐसी किसी चीज में शामिल होने में कोई एतराज नहीं था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिस्टर वैंग को खबर मिल गई कि जिस आदमी की उन्हें जरूरत थी वो मौके पर पहुंच चुका है। उस आदमी ने अपने सिगार से धुआं छोड़ते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को हुक्म दिया कि उस नौजवान को उसके पास लाया जाए। गार्ड चुपचाप अपनी जगह से मुड़ा और अपने बॉस का हुक्म तामील करने के लिए बाहर निकल गया। कुछ मिनट बीते और दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसके बाद उस जेंटलमैन ने मेहमानों को अंदर आने के लिए कहा। जाहिर तौर पर यह लिन मू ही था, जिसके साथ काफी सारे गार्ड्स मौजूद थे। फैमिली के हेड ने तुरंत पूछताछ की कि क्या उस लड़के को पता है कि उसने किस पंगे में टांग अड़ाई है, लेकिन उस लड़के ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे रति भर भी अंदाजा नहीं है। फैमिली के हेड ने तब थोड़ा हिंट देने का फैसला किया और कहा कि वैंग डोंग उसका बेटा है। उस लड़के ने बेखौफ होकर सुझाव दिया कि पिटे हुए बच्चे ने अपने बूढ़े बाप से शिकायत की होगी, जो अब बदला लेना चाहता है। वो आदमी हमारे हीरो की इस हिम्मत पर बस हंस दिया, क्योंकि उसके सामने किसी ने भी आज तक एक नामी गिरामी जेंटलमैन से इस तरह बात करने की जुर्रत नहीं की। उसने कहा कि वो लिन फैमिली की वजह से उसकी थोड़ी इज्जत करेगा, इसलिए जैसे ही वो उस नौजवान की नसें फाड़ देगा वो उसे जाने देगा। प्रोटैगनिस्ट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और सोचने लगा कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो क्या होगा। तभी ये गार्ड ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और सलाह दी कि पहले से खराब सिचुएशन को और मुश्किल ना बनाए। लिन मू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उससे ऐसे ट्रीट करे, इसलिए उसने वैंग फैमिली के उस सबॉर्डिनेट को कोहनी दे मारी। उसने उस गार्ड का हाथ पकड़ा जो उसे सीधा करने वाला था और जोर देकर कहा कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए किसी को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो आसानी से किसी भी एक्सपीरियंस्ड वाले फाइटर को भी उठाकर फेंक सकता था। आखिर में वो सबॉर्डिनेट इतनी जोर से गिरा कि उसके नीचे रखी टेबल ही टूट गई। मिस्टर वैंग ने तुरंत नोट किया कि उस नौजवान के पास काफी अच्छी टेक्निक्स है। साथ ही उन्हें यकीन था कि जब कई सारे फाइटर्स एक साथ उस पर हमला करेंगे तो लिन मू उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। खुद उस लड़के का फाइटिंग स्पिरिट कम नहीं हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। वो आदमी उस नौजवान की ऐसी गुस्ताखी देखकर बेहद गुस्से में था, इसलिए उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हमारे हीरो ने अपने सारे ओपोनेंट्स से कहा कि वो एक साथ हमला करें, क्योंकि उनके पास इस लड़ाई के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। वो फाइटिंग स्टैंड्स में आ गया, क्योंकि वो जल्द से जल्द सारे गार्ड्स को निपटाकर उनके बॉस तक पहुंचना चाहता था। सबने लिन मू पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने बड़ी महारत से हर एक विरोधी को एक ही सटीक वार में ढेर कर दिया। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर प्रोटैगनिस्ट ने हर एक गार्ड का काम तमाम कर दिया और अब वो बड़े आराम से अपना सूट ठीक कर रहा था। मिस्टर वैंग घटनाओं के इस मोड़ से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स की ताकत पर पूरा भरोसा था। उस नौजवान ने उनसे पर्सनली बात करने का ऑफर दिया, क्योंकि उन्होंने और उनके बेटे ने उसका बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया है, जिसकी भरपाई किसी न किसी तरह तो करनी पड़ेगी। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था, इसलिए उसने कहा कि ये सिर्फ उनकी गलती थी और मुआवजे के तौर पर $20 मिलियन का ऑफर दिया। लिन मू को ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए था जो गलत तरीके से कमाया गया हो। वो डरा हुआ बूढ़ा आदमी साबित करने के लिए बेताब था कि ये सारा पैसा पूरी तरह साफ सुथरे तरीके से कमाया गया है। प्रोटैगनिस्ट ने मिस्टर वैंग पर भरोसा करने का फैसला किया और अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डाला। उसने अपना क्रेडिट कार्ड उस आदमी को थमाया और कहा कि जितनी रकम चाहिए वो इसमें ट्रांसफर कर दे। उस बूढ़े को अपना वादा पूरा करने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कंप्यूटर की जरूरत थी। लिन मू ने उसे वर्क डेस्क तक जाने दिया, तो मिस्टर वैंग ने जल्दी से जरूरी इन्फॉर्मेशन डाली और रिपोर्ट दी कि सब कुछ रेडी है। उस आदमी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पैसा हमारे हीरो के कार्ड में जा चुका है और उसे पर्सनली चेक करने का ऑफर दिया। लड़के ने कोऑपरेशन के लिए उसे थैंक यू कहा और इसी बीच वो बूढ़ा आदमी खुद चुपके से अपनी डेस्क की नाइट स्टैंड्स में से एक में हाथ डाल रहा था। मिस्टर वैंग ने लिन मू से नजरें नहीं हटाई और उससे कहा कि अब वो आराम से अपना वक्त ले सकता है।
उसके हाथों में पहले से ही गन थी और उसने उस नौजवान को बातचीत के लिए थोड़ा और वक्त ऑफर किया। बंदूक की नली देखकर प्रोटैगनिस्ट तुरंत खामोश हो गया और वो बूढ़ा सोचने लगा कि आखिर वो इतना अचानक चुप क्यों हो गया। उस आदमी ने नोट किया कि वो लड़का पहले अपने आप में कितना कूल बन रहा था, लेकिन एक ही पल में उसकी सारी हिम्मत कहीं गायब हो गई। लिन मू अभी भी अपने मेन ओपोनेंट से बिल्कुल नहीं डरा था, इसलिए उसके चेहरे पर फिर से एक शानदार मुस्कान आ गई। उसने अचानक उस टेबल को पलट दिया जिस पर मिस्टर वैंग बैठे थे, ताकि उनका बैलेंस बिगड़ जाए। फैमिली का हेड ऐसे डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने हाथों में गन नहीं संभाल पाया। हमारे हीरो ने पूछा कि क्या ये सब करने का कोई फायदा था, और बताया कि उस आदमी ने खुद अपनी कब्र खोल ली है। अब वो बूढ़ा अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था और बोला कि ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो खुद लिन मू से बात करना चाहता था। उस नौजवान को यकीन था कि उन दोनों के बीच भरोसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो मिस्टर वॉन्ग के साथ बातचीत में पढ़ना भी नहीं चाहता था। अगर उसे मिस्टर वॉन्ग को मारना होता तो वो अभी के अभी ऐसा कर देता। इसलिए लड़के ने सलाह दी कि वो उसे गुस्सा ना दिलाए। उस आदमी ने अपनी फैमिलीज के बीच सिचुएशन और खराब ना करने की विनती की और वादा किया कि वो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करके यंग मास्टर का कोई भी हुक्म मानेगा। ऐसी बातें सुनकर प्रोटैगनिस्ट को काफी दिलचस्पी हुई और वो बदले के ऐसे मौके पर खुश हो गया। गुस्से की लहर में उसने तेजी से मिस्टर वॉन्ग की गर्दन पकड़ी। उसका इरादा उसे एक सख्त सबक सिखाने का था। उस नौजवान ने कोई सफेद रंग की गोली उस बूढ़े के मुंह में ठूस दी, जिसने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। मिस्टर वॉन्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो रहस्यमयी चीज निगल ली। उसने तुरंत अपना गला पकड़ लिया और हमारे हीरो पर चिल्लाने लगा, जिसने उसे वो अनजान गोली दी थी। पता चला कि उस नौजवान ने उसे हैन शियाओ यांग बुद्धियन नाम का जहर दिया था, जो मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में होता है, और वादा किया कि अगर वो आदमी अच्छे से बर्ताव करेगा तो वो उसे हर 3 महीने में उसका एंटीडोट देता रहेगा। लिन मू ने चेतावनी दी कि वो आदमी एक दर्दनाक मौत मर सकता है और उसे अपने फैसलों के बारे में अच्छे से सोचने की सलाह दी। ठीक इसी पल प्रोटैगनिस्ट का फोन बजा, जो मिस्टर वॉन्ग का ऑफिस छोड़ने ही वाला था। ये टैंग बे थी, जिसने अपने दोस्त को पहले ही कहीं खो दिया था। उसने नौजवान से कहा कि जितनी जल्दी हो सके बेस पर आ जाओ, क्योंकि उसके लिए एक असाइनमेंट आ चुका है। ज्यादा देर नहीं लगी और लिन मू टैंग लॉन्ग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पहुंच गया, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। स्टाफ के ज्यादातर लोग हॉल में जमा हो चुके थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि कुछ बहुत जरूरी हुआ है। अपनी जान पहचान वाली लड़की से मिलते ही प्रोटैगनिस्ट ने चिंता से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उस लड़की ने रिपोर्ट दी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भाड़े के सैनिक ग्रुप के एक लीडर को पकड़ा है। इसकी वजह से उसके सबॉर्डिनेट्स ने 20 लोगों को हॉस्टेज बना लिया है और अपने लीडर को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से अपना कंट्रोल खो दिया। पता चला कि उन मर्सिनरीज ने ना सिर्फ लोगों को हॉस्टेज बनाया है, बल्कि वो पर्ल टावर पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत रोकना होगा। लिन मू ने पूछा कि क्या उनके पास कोई प्लान है, और उस लड़की ने बताया कि उनका मेन मकसद हॉस्टेज को बचाना और बाकी यूनिट्स की मदद करना है। उस नौजवान को तुरंत लगा कि सिर्फ वो दोनों ही उन विलेन के शिकार लोगों को बचाने जाएंगे। बेबी ने समझाया कि अगर उनके पास इनफ लोग होते तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट्स को नहीं बुलाता। उसने बताया कि हमारे हीरो को बस बंधकों की लोकेशन पता करनी है और फिर अपने एल्डर्स को खबर देनी है। इसी बीच ड्रैगन प्रोटेक्टर्स का लीडर फाइनली अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ मुड़ा, ताकि उन्हें अगले कदमों की जानकारी दे सके। अपनी आवाज में पूरी सीरियसनेस के साथ उसने जोर देकर कहा कि ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिर में उसने सख्ती से सारे फाइटर्स को ऑर्डर दिया कि वो तुरंत अपने मिशंस के लिए निकल पड़े। इसके बाद हमारा हीरो ऑर्डर फॉलो करते हुए फौरन डोंग हाई सिटी के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल गया। उसे छतों के ऊपर से कूदते हुए जाना पड़ा ताकि कोई उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। उस लड़के को कुछ शक होने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सारे कमरे खाली पड़े थे। आखिरकार उसने एरिया को बेहतर तरीके से देखने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदने का फैसला किया। लिन मू एक खिड़की के पास छिप गया ताकि अंदर क्या चल रहा है इसे अच्छे से देख सके। उसे दिखाई दे रहा था कि बिल्डिंग के अंदर लाइट्स जल रही हैं, लेकिन अभी भी उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब जाकर प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि असल में सारी प्रॉब्लम क्या थी। वो लड़का पास ही मौजूद एक हैच की तरफ बढ़ा ताकि उस एंट्रेंस को अच्छे से देख सके। उसे महसूस हो गया कि दुश्मन इतने वक्त से यहीं जमीन के नीचे छिपे हुए थे। थोड़ी मेहनत करके लिन मू ने बेस में घुसने के लिए उस भारी हैच को उठाया। उस बहादुर ने तुरंत एक चमक देखी और उसे अपने अंदाजे का सबूत मिल गया। उन ट्रैप डोर्स के नीचे एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो कहीं जमीन के नीचे जा रही थी। इतने वक्त से गार्ड एंट्रेंस के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से चारों तरफ देख रहा था ताकि कोई अनजान आदमी अंदर न घुस पाए। अचानक उस फाइटर को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि उसे किसी विजिटर की उम्मीद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसे बस हवा में उड़ती हुई टांगों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो सीधा उसके सिर की तरफ आ रहा था। लिन मू ने बड़ी महारत से अपनी टांगों का इस्तेमाल करके अपने पहले ओपोनेंट को जकड़ लिया। गार्ड ने मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसका गला इतनी जोर से दबा दिया कि आवाज निकालना भी मुश्किल हो गया। वो विरोधी लाचारी से बस घुरघुरा रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि लिन मू की लोहे जैसी पकड़ उसके गले पर कसती जा रही थी। आखिरकार वो दुश्मन किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर ढेर हो गया और लिन मू बड़े स्टाइल से उसके ऊपर से हटकर पास में ही लैंड कर गया।
प्रोटैगनिस्ट ने जल्दी से अपने हारे हुए ओपोनेंट की यूनिफॉर्म उतारना शुरू किया और बड़ी फुर्ती से सारी पट्टियां और लैचेस खोल दिए। उसने फटाफट कपड़े बदल लिए और अब वो यहाँ के गार्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसे बिल्कुल फिट आई थी और मास्क ने उसका चेहरा छिपा लिया था। लिन मू ने बिना वक्त बर्बाद किए बॉस के रूम की तरफ कदम बढ़ाए ताकि रिपोर्ट कर सके कि बेस पर कुछ गड़बड़ है और मेन टारगेट को बाहर निकाल सके। दरवाजे के पीछे से तुरंत एक भारी भरकम जायंट बाहर आया और उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। हमारा हीरो बॉस की हर हरकत पर नजर रख रहा था और सोचने लगा कि उस बैंडिट को क्या जवाब दे। इसी बीच लीडर का हाथ पहले ही अपनी गन की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे शक होने लगा था कि इस गार्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लिन मू ने उसकी मूवमेंट पर रिएक्ट किया और हथियार छीनने के लिए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके, इसलिए उसने खुद को संभाला और अपने घुटने से हमला करने की कोशिश की। बदले में खुद उस नौजवान ने भी अपने ओपोनेंट का अटैक देख लिया और सही समय पर काउंटर कर दिया। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ उस बैंडिट की टांग टूट गई, क्योंकि लिन मू की बॉडी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी जितना पहली नजर में लगता था। उस फाइटर के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसके बाद उसका शरीर अनबियरेबल दर्द से ऐंठ गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और अपनी टूटी हुई टांग को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे हाथ में अभी भी उसने गन को कसकर पकड़ा हुआ था। गैंग लीडर ने तुरंत प्रोटैगनिस्ट पर गन तान दी और डरते हुए पूछा कि वो कौन है। वो लड़का अभी भी खामोश रहा। नौजवान को समझ आ गया कि इस गुंडे से इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए उसने एक बार फिर अपने घुटने से उस पर जोरदार वार किया। जाहिर है गंभीर चोटों और भयंकर दर्द की वजह से वो बैंडिट इस हमले को रोकने की हालत में नहीं था। उसकी कॉन्शियसनेस किसी फ्यूज बल्ब की तरह बुझ गई और उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। फाइनली फाइट से फ्री होकर प्रोटैगनिस्ट ने चारों तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि सारे हॉस्टेजेस इसी कमरे में मौजूद हैं। कमरे के कोने में उसकी नजर दो पुराने बैग्स पर टिकी, जिन पर कोई निशान नहीं था। वो लड़का तेजी से उन सस्पिशियस चीजों के पास गया और बिना हिचकिचाहट के उनकी चेन खोल दी ताकि देख सके कि अंदर क्या है। पता चला कि उनके अंदर पैसों का पहाड़ छिपा हुआ था। लिन मू हैरान रह गया कि इन लोगों ने इतना सारा पैसा चोरी किया है, वो भी सारा का सारा कैश में। लड़के के दिमाग में तुरंत एक नया आइडिया आया, क्योंकि उसे लगा कि बंधकों को अभी नहीं पता कि वो कौन है। उसने चेन बंद की, बैग्स के हैंडल कसकर पकड़े और वहां से भागने लगा, ये सोचते हुए कि अब वो आसानी से अमीर हो सकता है। उनमें से एक लड़की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा काम किया है। उसे शक हुआ कि लिन मू ने सिर्फ आदमी को इसलिए मारा है ताकि वो सारे पैसे खुद हड़प सके। वो ब्यूटी काफी समझदार भी थी, इसलिए उसने तुरंत एक दिलचस्प चीज नोटिस की। लड़की ने देखा कि हमारे हीरो ने फर्श पर एक गन छोड़ दी है जो उसका मौका बन सकती थी। उसने बड़ी स्किल के साथ कुछ कलाबाजियां दिखाई और झपट कर उस हथियार को अपने हाथों में ले लिया। बिना डरे उस बहादुर बंधक ने अपना हथियार लिन मू पर तान दिया और उसे हिलने से मना कर दिया। हमारे हीरो ने बस एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो इस जगह से इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। उसने तुरंत सफाई दी कि वो यहाँ हॉस्टेजेस को परेशान करने नहीं आया है और उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी। उस लड़की को उसके इरादे समझ आ गए थे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो विलन को ऐसे भागने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने उस लड़के को हुक्म दिया कि वो बैग्स नीचे फेंक दे और अपने हाथ सिर के पीछे कर ले। तब लिन मू बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने लूट का माल आधा आधा बांटने का ऑफर दिया, ये नाटक करते हुए कि उन्होंने इस जगह पर एक दूसरे को देखा ही नहीं। वो हॉस्टेज अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने एक बार फिर अपना ऑर्डर दोहराया कि बैग्स नीचे रख दो वरना वो गोली चला देगी। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि इस ऑफिसर के साथ मजाक का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए उसने सारे पैसे फर्श पर फेंक दिए। इसी बीच उस लड़की ने एक बंधक की तरफ देखा और उससे अपनी बेल्ट उतारने को कहा ताकि वो विलन के हाथ बांध सके। उसी वक्त वो नौजवान फर्श पर बैठ गया और ऐसा दिखाया जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। जाहिर है हमारे हीरो ने पहले ही एक नया प्लान सोच लिया था, इसलिए वो बस हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे उस आदमी को रोकने के लिए बस एक सटीक मूवमेंट की जरूरत थी जो उसे बांधने आ रहा था। सिर्फ एक सेकंड में लिन मू इस तरह पलटा कि वो उस हॉस्टेज को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सका। आखिरकार वो लड़का उसे इस तरह गिराने में कामयाब रहा कि वो ऑफिसर भी अपने पैरों से गिर गई। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो अनुभवी फाइटर दौड़कर लड़की के पास गया ताकि उसके हाथों से गन छीन सके। उसने जोर देकर कहा कि उस हॉस्टेज को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और उसे वापस कोने में जाकर चुपचाप बैठने के लिए कहा। ऑफिसर को समझ आ गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए उसने लिन मू का हुक्म माना, जिसने बस चिढ़ते हुए हम किया। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि उसने सारी मुसीबतें हल कर दी है, इसलिए वो पैसों के 2 बैग हाथों में लिए फिर से एग्जिट की तरफ चल दिया। सीन शिफ्ट होता है और दुश्मन के बेस को फाइनली छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी यूनिफॉर्म उतारने का फैसला किया। उसी वक्त उस गार्ड की बॉडी अभी भी उस विशाल बेसमेंट के एंट्रेंस पर बेजान पड़ी थी। उस लड़के के चेहरे पर तुरंत एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई, क्योंकि वो अपना पहला मिशन सक्सेसफुली पूरा कर पाया था। उसने बेस की टेरिटरी को सर्च करने और मिले हुए सामान को छिपाने के लिए एक सही जगह ढूंढने का फैसला किया। लिन मू ने उन बैग्स को कुएं में फेंकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, जो काफी अच्छा स्टोरेज एरिया साबित हुआ। प्रोटैगनिस्ट का प्लान था कि जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब वो पैसे निकाल लेगा। इसके बाद उसने बे को कॉल करके रिपोर्ट दी कि उसे यहाँ कुछ सस्पिशियस मिला है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ड्रैगन प्रोटेक्टर्स मौके पर पहुंच गए और धीरे धीरे बंदूकों को बैंडेड बेस से बाहर निकाला। उन पीड़ितों में वो पुलिस वाली भी थी जो लिन मू को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो काफी पास ही खड़ा है। खुद उस लड़के ने अपनी पार्टनर को इन्फॉर्म किया कि वो हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने जा रहा है कि बंधक मिल गए हैं और वो प्लान के अगले हिस्से के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो लड़की खुद खुश थी कि सारे लोग अब सेफ हैं। फिर उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को बस में बैठा दिया ताकि उन्हें बचाने का पूरा ऑपरेशन स्मूथली हो सके। कुछ देर के लिए तांग में बचाए गए लोगों के साथ जा रहे ट्रांसपोर्ट को घूरते हुए हालिया घटनाओं पर विचार करने लगी।
लेकिन उसने कहा कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बंधकों ने बताया कि अंदर कुछ तो सस्पिशियस थी। प्रोटैगनिस्ट को कुछ शक होने लगा, इसलिए उसने पूछा कि लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। पता चला कि वो लोग पहले ही बता चुके थे कि 2 मर्सनरीज आपस में भिड़ गए थे, लेकिन जब तक ड्रैगन प्रोटेक्टर्स वहां पहुंचे 2 लोग पहले ही ढेर हो चुके थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें वो बैंडिट्स का पैसा कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये बात तो साफ थी कि जिसने भी उन मर्सनरीज को बेहोश किया था वो कोई एक्सपर्ट ही था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके ओपोनेंट्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो लड़की अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने वाली थी कि बैंडिट्स के बीच इस लेवल का कोई मास्टर मौजूद था। लिन मू, जो पूरी सच्चाई जानता था, बस मुस्कुराया और इस बात से सहमत हो गया कि यहाँ कोई असली एक्सपर्ट आया था। सारी छानबीन के बाद हमारे हीरोज मिशन के रिजल्ट्स रिपोर्ट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर गए। उस लड़के ने रिपोर्ट दी कि उसे कुछ काम निपटाना है और तांग बे को अलविदा कहा। वो जल्दी से ड्रैगन डिफेंडर्स के बेस से निकला और अपने लिए एक टैक्सी रोकी। प्रोटैगनिस्ट जल्दी से कार की पिछली सीट पर कूदकर बैठ गया और ड्राइवर से उसे पिंग जैंग डिस्ट्रिक्ट ले जाने के लिए कहा। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे वहीं इंतजार करने को कहा ताकि वो जल्दी से जाकर अपने कुछ कपड़े ले सके। उस आदमी ने लिन मू की बात सुनी ताकि वो शांति से अपने काम कर सके। ड्राइवर ने कस्टमर का इंतजार करते हुए टाइम पास करने के लिए सिगरेट पीने का फैसला किया। कुछ मिनटों बाद वो लड़का वापस आया और उसने डिक्की खोलने के लिए कहा ताकि वो अपना सामान अंदर रख सके। टैक्सी ड्राइवर को अभी भी कुछ शक नहीं हुआ, इसलिए उसने जल्दी से बटन दबाया और अपने पैसेंजर की रिक्वेस्ट पूरी कर दी। प्रोटैगनिस्ट ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और फुर्ती से पैसों से भरे 2 भारी बैग्स अंदर रख दिए। दांतों में सिगरेट दबाए ड्राइवर ने नोट किया कि अपने सो कॉल्ड कपड़े लेने के बाद वो लड़का बहुत खुश लग रहा है। लिन मू जवाब में बस हंसा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि 10 मिलियन यूरो के लिए इसके अलावा और क्या रिएक्शन हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और इसी बीच मिस्टर वैंग को उस अनजान गोली से जहर दिए जाने के बाद अपने बॉडी चेकअप की रिपोर्ट मिल चुकी थी। सबऑर्डिनेट ने उन्हें एक लिफाफा दिया और बताया कि इसमें लिखा है कि उस आदमी को कोई जहर नहीं दिया गया था। डॉक्टर का कहना था कि वो पूरी तरह हेल्दी है और उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी एक छोटी सी कमी थी। मिस्टर वैंग अपने सबऑर्डिनेट की बात और आगे नहीं सुनना चाहते थे और उन्होंने अकेले रहने के लिए कहा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें शक होने लगा था कि लिन मू ने बस उन्हें बेवकूफ बनाया है। ठीक उसी पल फोन की अचानक बजने वाली घंटी से उनके ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उस आदमी की नजर तुरंत अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर गई, जहां एक अनजान सब्सक्राइबर का इनकमिंग कॉल डिस्प्ले हो रहा था। मिस्टर वैंग ने झटके से फोन कान पर लगाया और ठंडी आवाज में सफाई मांगी कि इस बेवक्त मोमेंट पर उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसने की। रिसीवर में आवाज उसी आदमी की थी जिसके बारे में वो बस एक पल पहले सोच रहे थे। पता चला कि प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही वैंग जैंग्स रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लिया था और उम्मीद कर रहा था कि वो यहाँ अपनी नई जान पहचान के साथ थोड़ी बातचीत कर सके। उस आदमी को ऐसे ऑफर में तुरंत दिलचस्पी आ गई, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाला था। वैंग डोंग असल में टेंशन में आ गए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस लड़के को अभी क्या चाहिए। हमारे हीरो ने तुरंत नोट किया कि वो बूढ़ा आदमी यहाँ काफी जल्दी पहुंच गया है और बाद वाले ने सफाई दी कि वो लिन मू को इंतजार नहीं करवाना चाहता था। वो आदमी काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ब्रदर लिन क्या चाहता है और उसने वादा किया कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो लड़का धीरे से हंसा, उसने अपनी नजरें फेर ली और जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने अपनी कहानी की शुरुआत ये कहकर की कि वोंग डोंग को लिन फैमिली की सिचुएशन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने वाइन का एक ग्लास भरा और इशारा किया कि एक ऐसा काम है जो सिर्फ वो आदमी ही उसके लिए कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी अचानक जोश में आ गया और नौजवान से अपनी सिचुएशन को और डिटेल में बताने के लिए कहा। लिन मू ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास कुछ कैश है, लेकिन वो उन पैसों को सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो नौजवान समझता था कि मिस्टर वैंग एक बिजनेसमैन है और इसलिए अगर वो अपना प्रपोजल सही तरीके से रखे तो वो उसके प्लान्स में एक मददगार साथी साबित हो सकते हैं। वो बूढ़ा फौरन समझ गया कि प्रोटैगनिस्ट क्या कहना चाह रहा है और उसने नोट किया कि उसके पास ज्यादा काम की स्किल्स तो नहीं है, लेकिन बिजनेस उसकी ताकत है। उसने तुरंत पूछा कि लिन मू के पास एग्जैक्टली कितने पैसे हैं। प्रोटैगनिस्ट ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसके पास 20 मिलियन है और वो उम्मीद करता है कि वैंग किसी तरह इस रकम को और बड़ी रकम में बदल दे। उस आदमी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने लड़के से कहा कि वो थोड़ा आराम करे और उस पर भरोसा रखे। लिन मू ने अपना गिलास उठाया और नोट किया कि ऐसे में उसे पहले अपने साथी से मिलना होगा। वैंग डोंग ने भी अपना गिलास पकड़ा और खुशी से जवाब दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस बूढ़े से मिलने के बाद हमारा हीरो तुरंत हॉस्टल गया, जो अब उसका पक्का ठिकाना बन चुका था। वो अपने लैपटॉप पर बैठ गया जबकि उसके रूममेट्स यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस नौजवान को एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारी फालतू नजरें हैं जिससे उसके लिए कल्टीवेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए किराए पर कोई जगह ढूंढना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपार्टमेंट वेबसाइट्स ब्राउज करते हुए लिन मू को अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया। आखिरकार उस लड़के ने पक्का इरादा कर लिया कि अब एक जरूरी डिटेल चेक करने का वक्त आ गया है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो सही जगह पर पहुंच गया और उसने तुरंत देखा कि आसपास सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट दरवाजे के सामने रुका और सोचने लगा कि अगर इस घर का मालिक एक अच्छा इंसान निकला तो बढ़िया रहेगा। अपनी सारी एक्साइटमेंट को एक तरफ रखकर लड़के ने सही बटन दबाया और एक जोर की घंटी बजी। घर के पिछले हिस्से से कहीं लैंडलॉर्ड की आवाज आई, जिसने उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। कुछ सेकंड्स बाद एक बहुत ही कम उम्र का लड़का दरवाजे से बाहर आया और पूछा कि लिन मू किसे ढूंढ रहा है। हमारा हीरो थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि उसने इंटरनेट पर देखा था कि ये घर किराए के लिए खाली है। अब उस नौजवान को इस अचानक आए मेहमान के आने की वजह समझ आ गई।
लिन मू ने बदले में अपना सिर हिलाकर अपने इरादों की पुष्टि की और तुरंत मंथली फीस के बारे में पूछताछ की। मालिक ने सारी डिटेल्स सड़क पर डिस्कस ना करने का फैसला किया और लड़के को अंदर आने और जगह देखने का ऑफर दिया, जिसके बाद वो लोग प्राइस की बात करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने कोई एतराज नहीं किया, इसलिए वो चुपचाप अपने गेस्ट स्लीपर्स पहनकर घर के मालिक के पीछे चल दिया। अब जाकर उस नौजवान को एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, इसलिए उसने बताया कि उसका नाम मुआन है। लड़के ने बड़े शांत और सदे हुए अंदाज में जवाब दिया कि उसका नाम लिन मू है। मुआन ने उसे तुरंत वार्न कर दिया कि ऊपर 2 और लोग रहते हैं, इसलिए सिर्फ एक कमरा खाली बचा है। उसने उसे वो जगह दिखाई जो किराए पर दी जानी थी और बताया कि इसकी कीमत $1200 महीना है, लेकिन उसे पूरे साल के पैसे एक साथ देने होंगे। हमारा हीरो ऐसी शर्तों को मानने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि एक छोटे से कमरे के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा है। मालिक अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा नहीं चिपका और तुरंत हिंट दिया कि पास में ही ऐसे कमरे हैं जो सिर्फ कुछ $100 महीना में मिल जाएंगे। तभी दरवाजे के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी, जिसने तुरंत नोट किया कि एक और जेली मैन आ गया है। हालांकि मुआन को पैसों की कोई खास जरूरत नहीं थी। आखिर में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी की एक टीचर थी जिन्होंने अपने स्टूडेंट को तुरंत पहचान लिया। लगता है मेन कैरेक्टर को भी यहाँ किसी जाने पहचाने चेहरे को देखने की उम्मीद नहीं थी। मुआन भी हैरान था, क्योंकि उसे अंदाजा होने लगा था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सोंग लियांगजू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके अंदाजे को कंफर्म किया और एक्सप्लेन किया कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। अपनी तरफ से लिन मू हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मिस सोंग के पास रहकर कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वो कह देगा कि प्राइस उसके लिए बहुत ज्यादा है और वो दूसरी जगह ढूंढेगा। साथ ही लड़के ने उनका वक्त बर्बाद करने के लिए कोई माफी नहीं मांगी। और इसी बीच सोंग लियांगजू हैरान थी कि अपनी फैमिली की दौलत होने के बावजूद वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। उस औरत को शक होने लगा कि उसके स्टूडेंट की फैमिली के साथ कुछ तो हुआ है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट ने अपने लिए एक नया घर ढूंढ ही लिया। हालांकि वेस्टर्न स्टाइल उसकी पसंद नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया और बस एक फैसला ले लिया। इस ऑप्शन को सिचुएशन के हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल मानते हुए। यहाँ काफी अच्छी और शांत जगह थी जो कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट थी। लिन मू ने करीब से चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि किचन भी बुरा नहीं है। उस नौजवान ने सोचा कि उसने काफी समय से अपने लिए खाना नहीं बनाया है, तो ये एक अच्छा मौका है। बस कुछ ही मिनटों में उसने अपने लिए काफी टेस्टी डिनर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हमारे हीरो ने सोचा कि उसकी स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन सामान बहुत खराब है, इसीलिए बेहतर होगा कि नए प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए जाएं। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कुछ हर्ब्स देखने का फैसला किया जो कुकिंग में मदद कर सके। तभी उसने कुछ ऐसा सामान नोटिस किया जिसने मसालों से ज्यादा उसका ध्यान खींचा। लिन मू ने यकीनन इंटरनेट की दुनिया में स्पिरिचुअल जिनसिंग मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वो लड़का श्योर था कि ये रूट उसके लिए परफेक्ट है, इसीलिए उसने इसे खरीदने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने नोटिस किया कि सेलर नांगू में लोकेटेड है, लेकिन जब बात इतने रेयर और हाई क्वालिटी आइटम की हो जो हर कोशिश के लायक है, तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। आखिर में प्रोटैगनिस्ट को सेलर तक पहुंचने के लिए एयरलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। वो लड़का अपनी पहली हवाई यात्रा के बारे में सोचने लगा और सोच रहा था कि बोर्ड पर एक्सपीरियंस कैसा होता है। रास्ते में उसे अचानक टिकट याद आया और एक पल के लिए रुकते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि देख सके कि उसकी सीट एग्जैक्टली कहां है। प्रोटैगनिस्ट के पास पहले से ही टिकट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था, इसीलिए वो अपने फोन पर सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहा था। वो खुश था कि पूरी कंपनी उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि बैंक ने उसके लिए प्लेन और बाकी सारी चीजें तैयार रखी थी। लुआ बुन, जो हाक ऑफ से बिलोंग करती थी, पहले से ही बोर्ड पर बैठी थी। धीरे धीरे बाकी पैसेंजर्स भी अपनी सीटें लेने लगे, जिससे उनके चारों तरफ एक धीमी धीमी बातचीत शुरू हो गई। वो लड़की ये नोटिस करके हैरान थी कि प्लेन में एक और पैसेंजर आया है, जिसे देखने की उसने यकीनन उम्मीद नहीं की थी। उसे यकीन था कि पूरा प्लेन पूरी तरह उनकी कंपनी के डिस्पोजल पर है, लेकिन ऐसा नहीं निकला। एक एम्प्लॉय ने बताया कि बोर्डिंग से पहले एयरलाइन ने कहा था कि उन्हें एक और वीआईपी के लिए एक और सीट चाहिए। लुइशन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसने एयरलाइन के इस फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। असल में उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेन कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से लिन मू ने जितना हो सके फ्रेंडली एक्ट करने का फैसला किया, इसलिए उसने चेहरे पर स्माइल के साथ बाकी पैसेंजर्स को ग्रीट किया। फिर वो अपनी रिजर्व्ड सीट पर बैठ गया और बिल्ट इन टच स्क्रीन के फंक्शंस देखने लगा। वो लड़की खामोश थी, लेकिन इस दौरान वो लगातार अपने इस अनएक्सपेक्टेड मेहमान के लुक्स और बिहेवियर को बड़े गौर से देख रही थी। उसके कोवर्कर ने ऑफर दिया कि अगर ये सुपरवाइजर को सूट नहीं करता तो वो एयरलाइन से बात कर सकता है, लेकिन वो इसके साथ पूरी तरह कूल थी, तो उसने जवाब दिया कि सब ठीक है। लुई यून ने मजाक में पॉइंट आउट किया कि बाकी वीआईपीज के मुकाबले हमारे हीरो में कुछ तो इंटरेस्टिंग है। काफी जल्दी प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और एयरपोर्ट पर सक्सेसफुली लैंड कर गया। बोर्ड से नीचे उतरने वाला सबसे पहला इंसान लिन मू था, जो अपना काम जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। वो लड़की हैरान और थोड़ी ऑफेंडेड थी कि वो चला गया और उसने बात तक नहीं की। एम्प्लॉय मिस लो को कुछ सलाह देना चाहता था, लेकिन अंत में उसके पास अपना सेंटेंस पूरा करने का वक्त ही नहीं बचा। बॉस ने जल्दी से जवाब दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन उसके लिए नई नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और इसी बीच ऑक्शन, जिसमें वो सबसे अनोखा प्लांट फीचर किया जा रहा था, पहले से ही पूरे फुल स्विंग में था। प्रेजेंटर इस बारे में बात कर रहा था कि इसे एक बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है और प्रोफेशनल्स ने इसका इवैल्यूएशन किया है, तो बहुत सारी फायदेमंद क्वालिटीज को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। यही वजह है कि इस आइटम की स्टार्टिंग प्राइस $15,000 रखी गई थी। मेन कैरेक्टर को ये रकम सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि इन लोगों को जिनसेंग की पूरी वैल्यू का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। बोली लगाने वाले तुरंत एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए और 22,000 के मार्क तक पहुंच गए।
लिन मू ने अपना इरादा नहीं बदला और इस बैटल को जल्दी खत्म करने के लिए सीधे 44,000 की बिड लगा दी। प्रेजेंटर इतनी बड़ी रकम सुनकर एक्साइटेड हो गया और पूछा कि क्या कोई और सुझाव है। फिर उसने 3 तक गिनती गिनना शुरू किया और खत्म होते ही अपना हथौड़ा पटक दिया, ये अनाउंस करते हुए कि ये लॉट बिक चुका है। उसने खुशी से रिपोर्ट दी कि वो प्लांट उस यंग जेंटलमैन यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को बेच दिया गया है। लिन मू अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड था, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और हॉल से बाहर निकल गया। साथ ही उस नौजवान को उम्मीद थी कि जब तक वो ऑक्शन से वापस लौटेगा तब तक ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन अपनी जगह पर आ चुका होगा। सीन शिफ्ट होता है और इसी बीच लुई युन एक डिनर पार्टी में गई जहां काफी सारे रईस लोग जमा हुए थे। उसके पास मिस ली की असिस्टेंट थी जिसे उसने अपने पास बुलाया। उस लड़की ने अपने सबॉर्डिनेट को वाइन का गिलास थमाया और उसे थोड़ी देर पकड़ने के लिए कहा। वो एम्प्लॉय हैरान थी क्योंकि बैंक्वेट अभी खत्म नहीं हुआ था और लुई युन पहले से ही कहीं जा रही थी। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि वो बस बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती है और बाकी का काम मिस ली पर छोड़ रही है। आखिरकार वो लड़की अपनी कार में बैठ गई और खुश होने लगी कि वो फाइनली आजाद है। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि ये आजादी सिर्फ एक इल्यूजन है और ये 100% नहीं हो सकती। बॉडीगार्ड्स अभी भी लुई जुन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो समझती थी कि ये सब बस उसकी सेफ्टी के लिए है। हालांकि 5 स्पेशल फोर्सेस का होना कुछ ज्यादा ही था। तभी अचानक उस लड़की के दिमाग में प्लान आया तो उसके चेहरे पर तुरंत एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने मौका देखते ही गार्ड्स को अपनी पूंछ से हटाने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से गैस पेडल दबा दिया। बॉडीगार्ड्स तुरंत समझ गए कि उनकी वार्ड क्या करने वाली है और जितनी जल्दी हो सके उसके पीछे भागे। गाड़ियां तुरंत अपनी जगह से हिली और पूरी स्पीड के साथ उस बेलगाम लुई युन के पीछे उड़ चली। बदले में खुद उस लड़की को लगा कि उसका शातिर प्लान शायद काम नहीं कर पाया। थोड़ा आगे ड्राइव करने के बाद उसे लाल ट्रैफिक लाइट पर रुकना पड़ा। आखिर में लुई युन ने सड़क के रूल्स को फॉलो न करने का फैसला किया और तेजी से राइट टर्न ले लिया। एक गार्ड पीछा करना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसका साथी ड्राइवर लाल बत्ती पार नहीं कर सका था। रियर व्यू मिरर में उस लड़की ने देखा कि उसका प्लान आखिरकार काम कर गया है, इसलिए वो शैतानी हंसी। वो सोचने लगी कि अब क्या करना है और शुरुआत के लिए वो बॉडीगार्ड्स को बताना चाहती थी कि वो फालतू में चिंता ना करें। वो लड़की इस मौके को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसकी कार के ठीक सामने किसी का साया आ गया है। लुई ही उनके पास खतरे पर रिएक्ट करने का वक्त था और उसने ब्रेक पेडल दबा दिया। साथ ही अचानक उसके चेहरे के सामने रोशनी की एक तेज फ्लैश उड़ी, जिससे वो एक पल के लिए अंधी हो गई और सहज रूप से पीछे हट गई। पता चला कि वो एक गोली थी जो उसकी कार की खिड़की को चीरती हुई आई, जिसने शीशे में दरार डाल दी और कार के इंटीरियर में कांच के टुकड़े बिखेर दिए।